गुड मॉर्निंग टू स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला जिसमें कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किया जाता है और इसके फलस्वरूप एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है श्रृंखला है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की इनर सरफेस पे उपस्थित होते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन के फलस्वरूप हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा है, क्रेब्स साइकिल पढ़ा है। इन दोनों ही श्रृंखला में एटीपी का फॉर्मेशन सबस्ट्रेट लेवल पर होता है। उसके साथ साथ जो हाइड्रोजन आयन रिमूव होती है वो NADH और FADH2 द्वारा ग्रहण की जाती है। ये हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के द्वारा उपयोग में लाकर एटीपी का फॉर्मेशन होता है। यहाँ हम 4 प्रकार के कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की इनर जो सरफेस है वहाँ पर जुड़े रहते हैं। सबसे पहला कॉम्प्लेक्स है NADH कोएंजाइम Q रिडक्टेज। सेकंड है सक्सिनेट कोएंजाइम Q रिडक्टेज। कॉम्प्लेक्स थर्ड है साइटोक्रोम C रिडक्टेज और फोर्थ है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। अब ये जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं यहाँ पर जो कोएंजाइम है इनका मतलब है कि इनके साथ कुछ और भी जुड़ा हुआ है जो हम देखेंगे। और कॉम्प्लेक्स मतलब ये कई जो एंजाइम है या प्रोटीन है उनका कॉम्प्लेक्स है, संयुक्त रूप है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की उपापचय की जो क्रिया है उसमें क्या किया जाता है, एक जो तत्व होगा वो इलेक्ट्रॉनों को देगा जिसको कि इलेक्ट्रॉन डोनर कहते हैं, और एक जो तत्व है जिसके के द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाएगा जिसे कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहते हैं। जैसे ही डोनर एक्सेप्टर को इलेक्ट्रॉन देता है या एनर्जी रिलीज होती है, इस जो एनर्जी होती है या एनर्जी का प्रोडक्शन होता है जिसको कि एटीपी के रूप में संचित किया जाता है। यहाँ पर हमने 4 कॉम्प्लेक्स के बारे में उनके नाम पढ़े हैं जिनको कि कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से लेके 4 तक लेबल किया जाता है रोमन नंबर में। और यहाँ पर NADH और FAD2H से आणविक ऑक्सीजन तक ये क्रिया चलती रहती है और हम इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में स्थानांतरित होकर एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं। सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट होता है उसके द्वारा मैट्रिक्स में 4 हाइड्रोजन आयन को पंप किया जाता है। ये जो हाइड्रोजन आयन पंप किए जाते हैं इस कॉम्प्लेक्स के थ्रू, जिसके फलस्वरूप जो इनर मेम्ब्रेन स्पेस होती है वहाँ पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ जाती है। उसको हम इस चित्र के माध्यम से पढ़ सकते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की जो श्रृंखला के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो यहाँ पर उपस्थित होते हैं। इस कॉम्प्लेक्स के फलस्वरूप जो हाइड्रोजन आयन है वो इस बीच वाली जो स्पेस है इनर मेम्ब्रेन स्पेस यहाँ पर पंप कर दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर प्रोटॉन, हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन भी कहा जाता है। तो प्रोटॉन की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, जिसके फलस्वरूप ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स के फलस्वरूप हाइड्रोजन आयन को एक ATP सिंथेटेज जो कॉम्प्लेक्स होता है उसके थ्रू स्थानांतरित करके मैट्रिक्स में इनको भेजा जाता है। इस कॉम्प्लेक्स के फलस्वरूप ये एक रोटेट करता है और रोटेशन के फलस्वरूप ये ADP का फॉस्फोराइलेशन करने के फलस्वरूप ATP का प्रोडक्शन करता है, जिससे हमें ATP प्राप्त होती है। आप जानते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो शक्ति ग्रह है क्योंकि वहाँ पर ATP का प्रोडक्शन होता है। तो ATP इसी प्रकार से यहाँ निर्मित होगा। ये एक डायग्राम जिससे हम समझ सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्सेस काम आ रहे हैं वो किस प्रकार है। जैसे कि ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है जिसमें कि NADH कोएंजाइम Q रिडक्टेज होता है। अब इसमें कोएंजाइम क्या क्या है वो देखते हैं। NADH के थ्रू जो हाइड्रोजन आयन रिमूव होता है उसके फलस्वरूप 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मुक्त होते हैं। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं उसके FMN द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है,
क्योंकि वो इसका कोएंजाइम है, इस कॉम्प्लेक्स का कोएंजाइम है जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। FMN के थ्रू ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो FeS को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। FeS के बाद ये एंजाइम जो एक मोबाइल कैरियर है यहाँ पर उपस्थित होता है इन दोनों कॉम्प्लेक्स के मध्य। यूबिक्विनॉन, जिसको कि COQ लिखा गया है यहाँ पे, यूबिक्विनॉन के द्वारा इलेक्ट्रॉन को दे दिया जाता है। अब ये जो यूबिक्विनॉन होता है अपना इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स थर्ड को दे देता है और थर्ड के द्वारा देने के पश्चात ये वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है, एज इट इज हो जाता है। इनके फलस्वरूप क्या होता है, जैसे कि ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है, ये हाइड्रोजन आयन के 4 प्रोटोनों को या 4 अणु जो हैं उनको इनर मेम्ब्रेन स्पेस में पंप करेगा। इसी तरह से यहाँ से 2 हाइड्रोजन आयन पंप होंगे और इनके द्वारा जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो FeS के द्वारा ग्रहण कर लिया जाएगा और ये सीधे ही इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इनर मेम्ब्रेन स्पेस में मुक्त कर देते हैं। कॉम्प्लेक्स जो थर्ड होता है उसके पश्चात कॉम्प्लेक्स 4 जो होता है उनके थ्रू हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन को मिला के H2 का प्रोडक्शन करते हैं। ये बिल्कुल एक सटीक जो चित्र है, ये ATP सिंथेसिस करने का एक उपकरण मात्र समझ लीजिए, जिसमें कि हाइड्रोजन आयन इस तरह से एंटर करते हैं और ये मूव करता है, रोटेट करता है, जिसके फलस्वरूप ATP में कन्वर्ट होता है। कॉम्प्लेक्स सेकंड की बात करें, यहाँ पर हम FeD2H होता है जो कि कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को बाईपास करता है और इलेक्ट्रॉनों को सीधे ही इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में वितरित करता है। यूबिक्विनॉन कॉम्प्लेक्स जो होता है वो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और कॉम्प्लेक्स सेकंड दोनों से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और उसे कॉम्प्लेक्स थर्ड में वितरित कर देता है। कॉम्प्लेक्स थर्ड जो होता है झिल्ली के माध्यम से प्रोटॉनों को पंप करता है और प्रोटीन और एंजाइम के चौथे कॉम्प्लेक्स के परिवहन के लिए इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम C में भेजता है। जैसे कि हमने बात की थी कि 2 मोबाइल कैरियर होते हैं, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और सेकंड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए तो यूबिक्विनॉन होता है जिसको कि हम Q कह रहे हैं यहाँ पर, और लेकिन जो थर्ड कॉम्प्लेक्स है उससे जो प्रोटॉन पंप किए जाते हैं वो तो बाहर मेम्ब्रेन में कर दिए जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनों को साइटोक्रोम C के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। साइटोक्रोम C ग्रहण करता है इलेक्ट्रॉनों को और वो कॉम्प्लेक्स 4 को देता है। कॉम्प्लेक्स 4 ऑक्सीजन को ग्रहण करता है या ऑक्सीजन वहाँ उपस्थित होती है और जिससे कि हाइड्रोजन आयन के साथ जुड़कर वो वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। ये जो दूसरा कॉम्प्लेक्स है जो कि सक्सिनेट से फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है और 2 हाइड्रोजन आयन रिमूव होते हैं, ये FAD को देता है इलेक्ट्रॉन अपने, FAD से FeS जो कोएंजाइम है उसको मिलता है और ये भी यूबिक्विनॉन को ही इलेक्ट्रॉन देगा। यूबिक्विनॉन से ये इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स थर्ड तक जाते हैं। उसके पश्चात जो कॉम्प्लेक्स थर्ड है और फोर्थ है उनका जो अपना काम है हम बता चुके हैं। यहाँ पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ATP की बड़ी मात्रा में उत्पादन करने के लिए अत्यधिक कुशल तरीका है जो उपापचय प्रक्रिया के लिए ऊर्जा की मूल इकाई है। इस प्रक्रिया के दौरान अणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है जो एक रासायनिक ढाल बनाता है, ATP के उत्पादन की अनुमति देता है। इस प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला है जो सेल्यूलर श्वसन के किसी अन्य भाग की तुलना में अधिक ATP का फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ पे FeD2H जो होता है उसके फलस्वरूप 6 प्रोटॉनों को पंप किया जाता है या फिर 6 हाइड्रोजन आयन को पंप किया जाता है। FeD2H में कॉम्प्लेक्स सेकेंड, थर्ड और फोर्थ इनके थ्रू, क्योंकि FeDH जो होता है इनके थ्रू एक अलग पंप जिसमें कि कॉम्प्लेक्स सेकेंड, थर्ड और फोर्थ काम आते हैं, इनके द्वारा 6 प्रोटॉन को पंप किया जाता है, जबकि NADH जो होता है उनके द्वारा 10 प्रोटॉनों को पंप किया जाता है, जिसमें NAD जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स होता है उनके स्वयं के द्वारा 4 प्रोटॉन पंप करके उनकी संख्या 10 हो जाती है। ये
इलेक्ट्रॉनों के फ्लो को प्रदर्शित करता हुआ स्लाइड है, जिसमें ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है, कॉम्प्लेक्स सेकेंड। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट NADH को NAD में कन्वर्ट करता है, सेकेंड सक्सिनेट्स को फ्यूमरेट से, जहाँ पे कि जो हाइड्रोजन आयन है वो FAD2H द्वारा ग्राइंड कर लिया जाता है। ये अपने जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यूबिक्विनोन Q जिसे कहते हैं, यूबिक्विनोन को दिया जाता है, जिससे ये कॉम्प्लेक्स थर्ड पे स्थानांतरित होता है। और कॉम्प्लेक्स थर्ड जो अपनी एनर्जी या ऊर्जा या इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो साइटोक्रोम C को स्थानांतरित करते हैं। साइटोक्रोम C कॉम्प्लेक्स 4 को स्थानांतरित करते हैं और कॉम्प्लेक्स 4 के द्वारा एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ कुछ टर्म्स आई हैं। प्रोस्थेटिक समूह किसे कहते हैं? संयुग्मित प्रोटीन जो होता है, हम एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें कि कुछ गैर प्रोटीन पदार्थ उपस्थित होते हैं, उनको प्रोस्थेटिक समूह कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स या जटिल, हम बात कर रहे हैं जितने भी जटिल की, उनको कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें एक केंद्रीय परमाणु अणु या प्रोटीन से मिलकर बना होता है और उसके साथ कुछ अन्य प्रोटीन कमजोर रूप से जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से उसको कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। यूबिक्विनोन आया है शब्द, ये एक लिपिड घुलनशील पदार्थ है जो कि इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में एक बहुत जटिल घटक है। ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और सेकंड से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। अब हम प्रत्येक कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करेंगे और उनकी विशेषता, क्योंकि वो किस प्रकार से काम करते हैं। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट NADH कोएंजाइम Q रिडक्टेज, सॉरी, यहाँ पर जो कोएंजाइम है वो उस कोएंजाइम में क्या क्या है वो हम देखते हैं। सबसे पहले फ्लेमिन मोनोन्यूक्लियोटाइड, जब हमने एक कॉम्प्लेक्स बनाया था इस तरह से, उसके बीच में यहाँ पे दो पदार्थ जुड़े हुए थे जो कि कोएंजाइम होते हैं और वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। तो जो पहला था वो FMN था और दूसरा था FES। तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में फ्लेमिन मोनोन्यूक्लियोटाइड होता है और एक एंजाइम जिसमें कि आयरन सल्फर होता है। ठीक है, ये दोनों उपस्थित होते हैं जो कि NADH द्वारा जो इलेक्ट्रॉन छोड़े जाते हैं या रिलीज़ किए जाते हैं, वो सबसे पहले FMN लेता है, उसके बाद ये FES द्वारा लिया जाता है। ये आयरन सल्फर है और शुरू करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन NADH पहले कॉम्प्लेक्स में ले जाया जाता है। अब ये FMN क्या है? जो विटामिन B12 से लिया जाता है। ये कई प्रोस्थेटिक समूह या इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में कोफैक्टर में से एक है। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो होता है एंजाइम NADH डिहाइड्रोजिनेज है। यह बहुत बड़ा प्रोटीन जिसमें कि 45 अमीनो एसिड की चेन होती है। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फर्स्ट क्या करता है? झिल्ली से 4 हाइड्रोजन आयन को मैट्रिक्स की इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पंप करता है। ये हमने पहले पढ़ लिया है कि जो ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है वो अंदर वाले जो मैट्रिक्स है उसमें से 4 हाइड्रोजन आयन को बाहर की तरफ, या इनर मेम्ब्रेन होती है ना जो बाहर दोनों मेम्ब्रेन के बीच का स्थान, वहाँ पर पंप करता है। यह इस तरह से है कि हाइड्रोजन आयन ढाल आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली द्वारा अलग किए गए 2 डब्बों के बीच में स्थापित होता है और वहीं पर बनाए रखा जाता है, जैसे कि इस चित्र में प्रदर्शित हो रहा है। ये मैट्रिक्स वाला पोर्शन है, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है जहाँ पर ये अंदर वाली मेम्ब्रेन है और यहाँ बाहर की तरफ एक आउटर मेम्ब्रेन होगी। ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है जिसके द्वारा कि इलेक्ट्रॉनों को ये यूबिक्विनोन को दिया जा रहा है और ये यहाँ से हाइड्रोजन आयन को पंप कर रहा है बाहर की तरफ। दूसरा है Q और कॉम्प्लेक्स सेकेंड। कॉम्प्लेक्स सेकेंड सीधे FADH2 प्राप्त करता है जो कि जटिल होता है। पहले और दूसरे कॉम्प्लेक्स को तीसरे से जोड़ने वाला कंपाउंड यूबिक्विनोन है। Q अणु जो कि यूबिक्विनोन है वो लिपिड घुलनशील है, स्वतंत्र रूप से झिल्ली के हाइड्रोफोबिक कोर के माध्यम से चलता है। एक बार जब यह यूबिक्विनोन QH2 से कम हो जाता है तो यूबिक्विनोन अपने इलेक्ट्रॉनों को
इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला के अगले कॉम्प्लेक्स में वितरित करता है। क्यू जटिल फर्स्ट और NADH से प्राप्त इलेक्ट्रॉन और कॉम्प्लेक्स सेकंड से FAD2H से प्राप्त इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है, जिससे सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज भी शामिल है। यह एंजाइम और FAD2H एक बड़े कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं, जो पहले कॉम्प्लेक्स को दरकिनार करते हुए इलेक्ट्रॉन को सीधे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पहुंचाते हैं। चूँकि इलेक्ट्रॉन बाईपास करते हैं और इस प्रकार सक्रिय नहीं होते हैं, पहले कॉम्प्लेक्स में प्रोटीन पंप FAD2H इलेक्ट्रॉन से कम ATP अणु बनाए जाते हैं। यहाँ पर क्योंकि पहला कॉम्प्लेक्स में से नहीं जुड़ा होता है ये, तो इनके द्वारा जो ATP का फॉर्मेशन होता है वो कम होता है। अंततः प्राप्त ATP अणु की संख्या आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली में पंप प्रोटीन की संख्या के सीधे अनुपातित होती है। जितने हाइड्रोजन आयन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस पे पंप किए जाएंगे, उसी के अनुपात में ATP का फॉर्मेशन होगा। इस वजह से FADH2 के द्वारा कम ATP का प्रोडक्शन होता है और NADH के द्वारा ज़्यादा ATP प्रोड्यूस होती है। कॉम्प्लेक्स थर्ड के बारे में बात करेंगे। कॉम्प्लेक्स थर्ड साइटोक्रोम B एक FES प्रोटीन और साइटोक्रोम C प्रोटीन से बना होता है। इस कॉम्प्लेक्स को साइटोक्रोम ऑक्सीडेज भी कहा जाता है। साइटोक्रोम प्रोटीन में एक प्रोस्थेटिक हीम समूह होता है। हीम अणु हीमोग्लोबिन के हीम के समान ही होता है, जैसे कि आयरन होता है, लेकिन यह इलेक्ट्रॉन को वहन करता है, ऑक्सीजन को नहीं। नतीजन इनके मूल में लौह आयन कम हो जाता है और इलेक्ट्रॉन के रूप में ऑक्सीकरण हो जाता है। विभिन्न ऑक्सीकरण के बीच उतार चढ़ाव होता रहता है, जैसे कि यहाँ Fe2+ है जो कि Fe3 में ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, लेकिन यहाँ पर जो हीम है वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। साइटोक्रोम के हीम के अणु में अलग अलग प्रोटीन को बांधते हैं और प्रभावों को कम करते हैं। कॉम्प्लेक्स थर्ड झिल्ली के माध्यम से प्रोटीन को पंप करते हैं और प्रोटीन और एंजाइम के चौथे कॉम्प्लेक्स के परिवहन के लिए अपने इलेक्ट्रॉनों को साइटोक्रोम C में भेजा जाता है। साइटोक्रोम C Q से इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करते हैं, हालांकि जबकि Q इलेक्ट्रॉन को जोड़े रखता है और साइटोक्रोम C एक समय में केवल एक ही को एक्सेप्ट कर सकता है। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स 4 की, जिसको कि ऑक्सीडेज कहते हैं। कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम प्रोटीन CA और एक अलग प्रकार के जो प्रोटीन हैं उनके द्वारा बना होता है। यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स 2 होते हैं, हीम समूह के 3 जो तांबे होते हैं उनके अणुओं से मिलकर बना होता है। साइटोक्रोम A3 में QA और एक QB की एक जोड़ी होती है। साइटोक्रोम में आयरन और कॉपर के आयनों के बीच ऑक्सीजन के अणु को बहुत कसकर पकड़ते हैं, जब तक कि ऑक्सीजन पूरी तरह से कम न हो जाए। घटी हुई ऑक्सीजन तब पानी का उत्पादन करने के लिए आसपास के माध्यम से 2 हाइड्रोजन आयन को उठाती है। सिस्टम में हाइड्रोजन आयन को हटाने से रासायनिक विज्ञान की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है और आयन ढाल में भी योगदान होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसमें हमें जो मेन बातें हैं वो याद रखने की है। सबसे पहला, प्रत्येक कॉम्प्लेक्स का नाम। 4 कॉम्प्लेक्स हैं। 4 कॉम्प्लेक्स में जो उनके कोएंजाइम हैं उनके नाम, कि इलेक्ट्रॉन किन किन को ट्रांसफ़र की जाती है और उसके फलस्वरूप की प्रक्रिया। जैसे कि सबसे पहला कॉम्प्लेक्स है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, NADH को NAD+H में कन्वर्ट करेगा। यहाँ से जो ये जो इलेक्ट्रॉन मूव किए जाएंगे इस कॉम्प्लेक्स के थ्रू यूबिक्विनोन को दिया जाएगा। इस तरह से कॉम्प्लेक्स थर्ड जो कि सक्सिनेट से फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है और FADH2 को FAD में कन्वर्ट करता है। और इसके द्वारा भी जो एंजाइम है
सॉरी इसके द्वारा भी जो इलेक्ट्रॉन है वो यूबिक्विनॉन को से ग्रहण करके कॉम्प्लेक्स थर्ड को दे दिए जाते हैं। हाइड्रोजन आयन के द्वारा स्वयं के द्वारा 4 हाइड्रोजन आयन पंप किए जाते हैं जो कि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जाके इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ने से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स में बहुत फ़र्क आता है, क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज हो जाता है और यह नेगेटिव चार्ज। अब ये जो हाइड्रोजन आयन होता है इसको वापस से पंप किया जाता है। पंप करने के लिए एक यहाँ एटीपी सिंथेटेज एपरेटस होता है। उससे पहले ये देख लेते हैं, कॉम्प्लेक्स थर्ड से जो हाइड्रोजन आयन होती है वो भी पंप की जाती है और इनके द्वारा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो साइटोक्रोम सी के द्वारा ग्रहण करके कॉम्प्लेक्स 4 को दिए जाते हैं। कॉम्प्लेक्स 4 जो होता है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिला के वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है और ये जो इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं उसका उपयोग यहाँ इसमें काम आ जाता है। ये भी हाइड्रोजन आयन को पंप करता है, 2 हाइड्रोजन आयन पंप किए जाते हैं। ये एटीपी सिंथेसिस उपकरण जिसमें कि हाइड्रोजन आयन पंप किए जाते हैं अंदर की तरफ और ये मूव करता है। मूव करने के फलस्वरूप एडीपी का फास्फोराइलेशन होता है और एटीपी का प्रोडक्शन होता है। यहाँ पर एटीपी के मॉलिक्यूल से संबंधित है जो कि एक एटीपी के फॉर्मेशन के लिए 4 प्रोटॉनों का निर्माण 4 प्रोटॉनों की आवश्यकता होती है। मतलब 4 हाइड्रोजन आयन जब उस एटीपी सिंथेसिस उपकरण से गुजरेंगे या उसमें से जाएंगे तब जाके एक एटीपी का प्रोडक्शन होगा। तो एक NADH के द्वारा 10 प्रोटॉन्स का पंप किया जाता है। जब हम पूरा टोटल काउंट करेंगे कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ का, तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के द्वारा NADH वाला जो कॉम्प्लेक्स था उसके द्वारा 4 प्रोटॉनों का पंप किया जाता है। कॉम्प्लेक्स थर्ड के द्वारा 2 और 2 और जो कॉम्प्लेक्स 4 है उसके द्वारा भी 2 प्रोटॉनों का पंप किया जाता है। तो ऐसे जब हम काउंट करते हैं तो 4 NADH द्वारा और बाकी उनके द्वारा, तो पूरे टोटल 10 प्रोटॉन इसमें बनते हैं, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक से NADH से 2.5 ATP का प्रोडक्शन होगा। जबकि FADH2 जो है वो 6 प्रोटॉन को पंप करते हैं, जिसमें हम कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के जो प्रोटॉन है उसको काउंट नहीं करेंगे। इनके द्वारा 6 प्रोटॉन्स पंप किए जाएंगे और इनके द्वारा 1.5 ATP का प्रोडक्शन होगा। तो जब भी कभी आए इस तरह से आप इस बात का ध्यान रखना कि NADH जो होता है एक NADH वो FADH2 की कंपैरिजन में ज़्यादा ATP का प्रोडक्शन करता है। और अब आप समझ में आ गया होगा किस प्रकार से ATP का फॉर्मेशन होता है। थैंक यू।